तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे आगे बढ़ते हैं। आज हम एक 10वीं शताब्दी के आम सरकारी अधिकारी के बारे में बात करेंगे, जो आगे चलकर एक पौराणिक देवता में बदल गए। ये सच में एक हैरान तन कर देने वाला रहस्य है। अबे नो सेमेई का नाम जापान के इतिहास में सबसे मशहूर ओनम्यूजी यानी जादू और ज्योतिष के विद्वान के रूप में दर्ज है। लेकिन उनकी असली जिंदगी और उनके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं, उनके बीच का फासला सच में चौंकाने वाला है। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि उनकी जिंदगी दो अलग अलग हिस्सों में कितनी बटी हुई थी। एक तरफ उनका जमीन से जुड़ा सरकारी पेशा था और दूसरी तरफ वो अजीबोगरीब अलौकिक किस्से, जिन्होंने आगे चलकर उनकी पूरी पहचान ही बदल दी। यानी एक तरफ दरबार के कुशल ज्योतिषी और दूसरी तरफ एक आधी इंसान और आधी राक्षस वाली जादुई ताकत। है ना कमाल की बात। कहानी समझने के लिए सबसे पहले उनकी वास्तविक ऐतिहासिक पहचान पर ध्यान देना जरूरी है। उनका जन्म 921 सीई में हुआ और मृत्यु 1005 सीई में। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके बाद उनके परिवार ने 1869 तक, जी हां 1869 तक ओनम्यू ब्यूरो यानी राज दरबार के जादू और ज्योतिष विभाग पर पूरा नियंत्रण रखा। सोचिए, सदियों तक एक ही परिवार का दबदबा दरबार में कायम रहा। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनके काम कितने व्यवहारिक और रियल वर्ल्ड थे। राज दरबार के लिए उनकी जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल था, जैसे आने वाले बच्चों के लिंग का अनुमान लगाना, खोई हुई चीजों को ढूंढना, लोगों को आचरण पर सलाह देना और यहाँ तक कि बुरी आत्माओं को भगाना और तारों की गिनती करना। इन सब के अलावा उन्होंने सेंजी रियाकित्सु जैसी किताबें भी लिखीं। ये सारी बातें उनकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता को बिल्कुल पुख्ता करती हैं, इससे पहले कि उनकी कहानी में पौराणिक मोड़ आए। तो अब आते हैं भाग 1 पर, अलौकिक लोमड़ी वंश यानी एक रहस्यमयी उत्पत्ति। देखिए कैसे उनकी मृत्यु के बाद कहानियां आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि इतना ज्ञानी इंसान आम मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। कहानी के मुताबिक सेमेई के पिता आबे नो यासुना ने एक सफेद लोमड़ी को शिकारियों से बचाया था। यही लोमड़ी बाद में खुजुनोहा नाम की एक सुंदर औरत में बदल गई। अपनी जान बचाने के एहसान के रूप में खुजुनोहा ने यासुना से शादी की और एक बेटे सेमेई को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि इस आधि योकाय रक्त श्रृंखला ने ही सेमेई को वो अलौकिक शक्तियां प्रदान की थी। और ये शक्तियां बचपन में ही दिखने लग गई थीं। सोचिए, महज 5 साल की उम्र में वो कमजोर ओनी यानी राक्षसों को आसानी से अपने नियंत्रण में लेने लगे थे। एक दिन उन्होंने गलती से अपनी मां के असली लोमड़ी वाले रूप को देख लिया। उसके बाद कुचुनोहा वहां से हमेशा के लिए चली गई, पर जाने से पहले उसने अपने बेटे को एक महान ओनम्योजी को सौंप दिया, ताकि बच्चा आगे चलकर इन शक्तियों के नशे में बुरी राह पर ना चला जाए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जादू के महासंग्राम और कठिन प्रतिद्वंदी। अबे बड़ी दिलचस्प बात है कि सेमेई की इस बढ़ती शोहरत ने बड़ी गहरी दुश्मनियों को जन्म दिया। जरा सोचिए कैसे सेमेई ने मशहूर पुजारी चितोको होशी को बिल्कुल बच्चों की तरह मात दे दी। चितोको एक यात्री के भेष में सेमेई की परीक्षा लेने आए थे और अपने साथ 2 छुपे हुए शिकिगामी यानी जादुई सेवक लाए थे। सेमेई ने 1 सेकंड में उस धोखे को पहचान लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप उन शिकिगामी को आजाद कर दिया। अगले दिन जब चितोको को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने हार मानकर माफी मांगी और हमेशा के लिए उनका सेवक बनने की पेशकश की। बिल्कुल किसी मूवी जैसा सीन लगता है ना। अब शाही बागीचे में आशिया दोमन के खिलाफ हुए इस 3 राउंड के जादुई मुकाबले को देखिए। पहले राउंड में दोमन ने रेत को पक्षियों में बदल दिया, तो सेमेई ने अपना पंखा हिलाकर उन्हें वापस रेत बना दिया। दूसरे राउंड में सेमेई ने बारिश के ड्रैगन को बुलाया, जिसे दोमन रोक ही नहीं पाया। लेकिन तीसरा राउंड सच में सबसे शानदार था। एक बक्से में 15 संतरे रखे गए थे। सेमेई ने धूर्त दोमन और पूरे दरबार को चकमा देते हुए उन संतरों को 15 चूहों में बदल दिया। दोमन को पूरी तरह धूल चटा दी गई। अब हम आते हैं भाग 3 पर, विश्वासघात और हत्या, एक घातक साजिश। यहां से कहानी एक हैरत अंगेज और थोड़ी दर्दनाक त्रासदी में बदलने वाली है। हारने के बाद डोमान ने बड़ी बेरहमी से सेमेई की पत्नी को बहकाया, ताकि वो होकी नाइदेन नाम की प्राचीन गुप्त जादू की किताब का पता लगा सके। ये वही किताब थी जो सदियों पहले भारत से चीन आई थी और वहां से होते हुए आखिरकार सेमेई तक पहुंची थी। डोमान की इस नापाक साजिश ने पूरा खेल पलट दिया। सेमेई ने बड़े अहंकार में आकर कहा, यह असंभव है। अगर तुम्हारे पास सच में वो किताब है तो तुम मेरा गला काट सकते हो। और यही एक गलती थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया।
सेमी का ये दावा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। डोमन ने विजयी होकर तुरंत वो किताब दिखाई और बड़ी खुशी से इस महान जादूगर की हत्या कर दी। लेकिन रुकिए, भाग 4 पुनरुत्थान और विरासत, एक ईश्वरीय वापसी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये एक बड़ा चमत्कारी मोड़ लेती है जब सेंट होकुडो समुद्र पार करके जापान आते हैं और सेमई को वापस जिंदा कर देते हैं। ये वही चीनी जादूगर थे जिन्होंने असल में ये जादू की किताब आगे बढ़ाई थी। अब यहां सबसे बढ़िया ड्रामेटिक आयरनी पर ध्यान दीजिए। सेंट होकुडो दोमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आज ही सेमई को देखा है। इस पर दोमान ठीक वही जानलेवा बात कहता है जो कभी सेमई ने कही थी, ये असंभव है। अगर सेमई सच में जिंदा है तो तुम मेरा गला काट सकते हो। और तभी पुनर्जीवित हुए सेमई सामने आते हैं और तुरंत डोमान और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। पुनर्जन्म और जादू के ये हैरत अंगेज कारनामे साफ तौर पर बताते हैं कि क्यों इस आम से सरकारी अधिकारी को आज भी जापान के मंदिरों में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्योटो में उनके पुराने घर की जगह पर उनका सबसे प्रमुख मंदिर स्थित है। सोचिए, सदियों बाद भी उनका अस्तित्व सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि लोगों के दिलों में पूरी तरह बसा हुआ है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर से एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है। एक साधारण मनुष्य का ऐतिहासिक ज्ञान आखिर कहाँ खत्म होता है और एक देवता का पौराणिक जादू सच में कहाँ से शुरू होता है? कैसे दस्तावेजों में दर्ज सच्चाइयाँ समय के साथ ऐसी कथाओं में बदल सकती हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं? ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।